अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली है और मैं यूट्यूब पर हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। अगर आप भी हॉरर स्टोरी सेंड करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पीछे आने वाली आवाज़ों को आज थोड़ा इग्नोर करें। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट लाऊँ, लेकिन थोड़ा बहुत मसला हो जाता है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें। आज की स्टोरी मुझे लाहौर से आतिफ़ भाई ने भेजी है, तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल है आपका? मेरा नाम आतिफ़ है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और फ्रीलांसिंग के साथ साथ कुछ छोटे मोटे बिज़नेस करता हूँ। मुझे हमेशा से एक सोलो ट्रिप बाइक का शौक़ था, मतलब कि मैं अकेला बाइक पर ट्रिप करूँ। मैं चाहता था कि अपनी बाइक पर पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ घूमूँ। दोस्तों के साथ अक्सर प्लान बनता, लेकिन या तो कोई बजट का मसला हो जाता या फिर कोई और मसला बन जाता। आखिर एक दिन मैंने फ़ैसला कर लिया कि चाहे जो भी हो, मैं ट्रिप पर निकलूँगा। ये जुलाई के आखिरी दिन थे। लाहौर की गर्मी दम घोट रही थी। मैंने अपनी सुजुकी 150 पर बैग बांधा, कैमरा, टेंट और कुछ खाने पीने का सामान और ज़रूरी कपड़े साथ रखे और फजर के वक्त ही घर से निकल पड़ा। वो टाइम मेरे लिए बहुत ख़ास था। शहर के शोर से दूर निकलते ही हवा एक का एक नया झोंका मेरे चेहरे से टकराया। रास्ते में बहुत से मुख्तलिफ छोटे बड़े शहर आए, गुजरांवाला, खारियाँ, फिर सराय आलमगीर। सड़कों पर ट्रक, गाड़ियाँ और शोर कम होता जा रहा था और पहाड़ दूर से नज़र आने लगे। जेहलम के करीब एक जगह मैंने नाश्ता किया। वहाँ एक बूढ़ा शख्स मेरी बाइक देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, बेटा कहाँ का इरादा है? मैंने कहा, बाबा जी नॉर्दर्न जा रहा हूँ। गिलगित, हुंजा, खंजराब पूरा रूट करना है। सोलो ट्रिप कर रहा हूँ। बाबा जी ने अचानक संजीदा होकर कहा, पहाड़ों में अकेले जाना आसान नहीं होता, अपना ख्याल रखना। मैं हंस दिया। मुझे लगा शायद वो बस मजाक कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। 2 दिन के सफ़र के बाद मैं आखिरकार कागान वैली पहुंच गया। वहाँ की वादियाँ जन्नत जैसी लग रही थीं। मैंने बाइक होटल के बाहर पार्क की और चंद दिन रुकने का इरादा किया, लेकिन पहले ही दिन एक वाक़या हो गया। रात को मैं बाहर बैठा हुआ था, ठंडी हवा चल रही थी। मैंने टेंट लगाया क्योंकि मुझे होटल रूम की बजाय कैंपिंग करना ज़्यादा पसंद था। तकरीबन 11 बजे रात को, जब सब लोग अपने कमरों में जा चुके थे, मैंने महसूस किया कि मेरे टेंट के बाहर कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। पहले तो मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर वो कदम रुक गए, बिल्कुल मेरे टेंट के करीब। मैंने हिम्मत करके टॉर्च ऑन की, टेंट की जिप खोली तो बाहर कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा जिप बंद करने की कोशिश की, मुझे साफ सुनाई दिया, आतिफ। मैं हड़बड़ा कर पीछे हटा। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने हल्की सी आवाज़ में कहा, ये कोई मजाक है? लेकिन मैं जानता था वहाँ मेरा नाम कोई नहीं जानता, तो ये कोई मजाक तो नहीं हो सकता। मैंने टॉर्च दोबारा बाहर घुमाई। हवा की आवाज़ और दरख्तों के पत्तों की सरसराहट के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं था। पूरी रात मैं सो नहीं सका। पूरी रात कांपते कांपते गुजरी। अगली सुबह मैंने अपने टेंट समेट कर बाइक पर सामान लोड किया। जैसे ही मैंने हेलमेट उठाया, मेरी नज़र एक अजीब चीज़ पर पड़ी। ज़मीन पर मेरे टेंट के पास, बिल्कुल पास, एक हाथ का निशान बना हुआ था, लेकिन वो इंसानी हाथ नहीं लग रहा था। लंबी लंबी उंगलियां और हथेली अजीब सी मुड़ी हुई। मेरा हलक खुश्क हो गया। उस वक्त मुझे बाबा जी की बात याद आई। मेरे लिए वो सुबह इतनी पुरसकून नहीं थी। रात का वो वाक़या, सरगोशी और वो अजीब से हाथ का निशान, मेरे जहन से वो निकल ही नहीं रहा था। मैं अपनी बाइक पर बैठा और इंजन स्टार्ट किया। हेलमेट पहना, लेकिन दिल अंदर से अभी भी भारी था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई चीज़ मेरा पीछा कर रही हो। मैं कागान से निकलकर नारान की तरफ रवाना हुआ। सड़क के दोनों तरफ पहाड़ियाँ, नीचे बहते हुए नहर और बर्फ़ की चमकती हुई छोटी छोटी लकीरें। सफ़र खूबसूरत था, लेकिन अंदर का खौफ सब कुछ बेरंग कर रहा था। मुझे लग रहा था जैसे कोई लगातार मुझे देख रहा है। अक्सर ऐसा होता कि मैं साइड मिरर में देखता और मुझे दूर रास्ते पर एक धुंधली सी शक्ल बाइक के पीछे चलती हुई महसूस होती, लेकिन जैसे ही आंख झपकता वो गायब हो जाती। दोपहर तक मैं नारान पहुंच गया। दिन भर घूमता रहा। फिर शाम को मैंने फ़ैसला किया कि मैं झील के करीब टेंट लगाकर रात गुजारूं। वहाँ का मंजर शानदार था। एक तरफ झील का साफ़ पानी जो चांद की रोशनी में चमक रहा था,
और दूसरी तरफ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। मगर जैसे ही रात गहरी होने लगी, वहाँ की खामोशी एक अलग ही रूप लेने लगी। मैं टेंट के अंदर था, टॉर्च बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था। तभी एक छपक छपक की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई झील के अंदर से चलकर बाहर आ रहा हो। मेरा खून जम गया, मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि लगता था कानों के अंदर ढोल बज रहा हो। फिर वो आवाज़ रुकी और कुछ देर तक खामोशी रही। अचानक मेरे टेंट के बिल्कुल पास से पानी की बूंदें गिरती हुई महसूस हुईं, जैसे कोई भीगा हुआ इंसान मेरे टेंट के करीब खड़ा हो। मुझे फिर से वही सरगोशी सुनाई दी, आतिफ। इस दफ़ा वो आवाज़ बिल्कुल करीब से आई थी। मैंने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और जिप खोलकर टॉर्च की रोशनी बाहर मारी। मेरी आंखें खुल गईं। टेंट के सामने ज़मीन पर गीले पानी के निशान बने हुए थे, लेकिन वो फुटप्रिंट्स इंसान के पाँव के नहीं थे। वो पानी के निशान झील की तरफ से आए थे और मेरे टेंट तक रुक गए थे। मैं डर गया और टेंट की जिप बंद की। अंदर बैठ गया, टॉर्च बंद की और अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर लीं। उस वक्त मुझे लगा कि टेंट के बाहर कोई चल रहा है। धीरे धीरे और फिर जिप के साथ किसी ने कुछ छेड़छाड़ की। फिर एकदम से सब खामोश हो गया, सिर्फ हवा का शोर और झील की लहरें। सुबह का सूरज निकलते ही मैंने सब कुछ समेट लिया, टेंट बंद किया और बाइक पर सामान लोड किया। लेकिन जैसे ही मैं निकलने लगा, मुझे एक चीज़ ने रोक लिया। झील के किनारे पर पत्थर पर एक गीले हाथ का निशान था, बिल्कुल वैसे जैसे कल कागान में देखा था। मेरा सब्र टूट रहा था। मैंने बाइक स्टार्ट की और बिना पीछे देखे रास्ते पर निकल पड़ा। नारान से आगे का रास्ता पतला और ख़तरनाक था। हर मोड़ पर लगता था बाइक फिसल ना जाए। ऊपर से दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? क्या ये मेरी खुद की ज़हनी हालत है या वाकई कुछ मेरा पीछा कर रहा है? रास्ते में दो टूरिस्ट लड़के मिले जो मुझसे बात करना चाहते थे। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने कहा, भाई अकेले हो? अकेले मत निकला करो, रात को ये रास्ते सेफ़ नहीं होते। मैंने बस सर हिला दिया। मुझे लगता था कि मैं अगर ज़्यादा बोलूँगा तो मेरी आवाज़ कांप ना जाए। उस दिन मैंने फ़ैसला किया कि हॉस्टल में ही रुकूंगा, लेकिन होटल के कमरे में रात और भी खौफनाक साबित हुई। जैसे ही मैंने लाइट बंद की, मुझे ख्वाब आया कि मैं झील के करीब खड़ा हूँ। अंधेरों में एक साया झील से बाहर निकल रहा है। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही हैं। वो सीधा मेरी तरफ बढ़ता है और कहता है, तू अकेला नहीं है। मैं चीख कर उठ गया। मैं पसीने में भीग चुका था और सबसे डराने वाली बात ये थी कि कमरे की दीवार पर गीली उंगलियों के निशान वाकई ही बने हुए थे। सुबह उठकर मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की। रात का ख्वाब और दीवार पर बने गीले निशान अब भी मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। मैं बाइक पर निकला और अगला सफ़र लुलूसर लेक की तरफ था। रास्ते तंग हो रहे थे, हवा और तेज़ हो रही थी और दूर तक सिर्फ बर्फीली चट्टानें नज़र आ रही थीं। मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून भी था और डर भी। शाम तक मैं लुलूसर लेक के पास पहुंच गया। वहां लोग कम थे, सिर्फ चंद टूरिस्ट अपनी फैमिली के साथ बैठे थे। मैंने लेक के किनारे अपनी बाइक पार्क की और एक साइड पर टेंट लगाने लगा। जैसे ही मैं टेंट सेट कर रहा था, एक बूढ़ी औरत मेरी तरफ आई। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं और आंखें गहरी सी नज़र आ रही थीं। वो रुकी और मुझसे बोली, बेटा यहाँ रात को रुकना ठीक नहीं। मैंने कहा, क्यों? यहाँ तो बाकी लोग भी हैं। औरत ने धीमी आवाज़ में कहा, ये झील ठीक नहीं है, यहाँ मत रुकना। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि वो पलट गई और चली गई। मुझे लगा शायद कोई पागल औरत है जो लोगों को डराती है। रात को हवा बहुत तेज़ हो गई। लेक के पानी की लहरें ज़ोर ज़ोर से टकरा रही थीं। मैं टेंट के अंदर था और सोने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझे आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई लेक के अंदर से निकलकर ज़मीन पर आ रहा हो। मेरा सांस रुक गया और फिर वही आवाज़ आई, जैसे कोई मेरा नाम ले रहा हो। इस दफ़ा आवाज़ और भी करीब थी, जैसे कोई मेरे टेंट के बिल्कुल बाहर खड़ा हो। मैंने टॉर्च उठाई और टेंट की जिप थोड़ी सी खोली। टॉर्च की रोशनी लेक की तरफ गई और मुझे उस रोशनी में एक लंबा साया नज़र आया। वो इंसान जैसा नहीं था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, झुकी हुई, हाथ पांव लंबे और पतले,
اور اس کی لال آنکھیں دور سے چمک رہی تھیں۔ میرا خون خشک ہو گیا۔ میں نے زور سے ٹینٹ کی زپ بند کی اور اندر چھپ کر بیٹھ گیا۔ باہر چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر ایسے لگا جیسے ٹینٹ کے اوپر سے کوئی گزرا ہو۔ میں نے صرف اندر بیٹھ کر دعا کرتا رہا کہ صبح ہو جائے۔ صبح جب میں ٹینٹ کھولا تو میری آنکھیں کھل گئیں۔ ٹینٹ کے کینوس پر گہری خرونچیں بنی ہوئی تھیں، جیسے کسی نے اپنے ناخنوں سے اسے پھاڑنے کی کوشش کی ہو۔ میں نے بائک پر سامان رکھا اور بنا وقت ضائع کیے نکل پڑا، لیکن راستے میں مجھے لگا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ جب بھی میں سائیڈ مرر میں دیکھتا، ایک دھندلی سی شکل دور سے میرے بائک کے ساتھ چلتی ہوئی نظر آتی۔ کبھی وہ سایہ زیادہ قریب لگتا، کبھی دور۔ رات جیسے کیسے کٹی۔ دوپہر کو میں ایک چھوٹے سے بازار سے گزرا۔ وہاں رک کر چائے پی۔ ایک لوکل دکاندار نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولا، بھائی تم اکیلے ہو؟ میں نے کہا، جی بھائی۔ وہ چپ ہو گیا، پھر دھیمی آواز میں بولا، تمہارے پیچھے کوئی اور بھی ہے۔ میری روح کانپ گئی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا مطلب؟ دکاندار نے مجھے دیکھا لیکن کچھ نہیں بولا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر تھا۔ میں نے فوراً وہاں سے نکل گیا۔ اگلی رات میں ایک چھوٹے سے ہوٹل میں رک گیا جو ماؤنٹینز کے درمیان میں تھا۔ ہوٹل پرانا سا تھا اور صرف 2 کمرے کھلے ہوئے تھے۔ رات کے 2 بجے میں نے خواب میں محسوس کیا کہ میں ایک برف سے ڈھکی وادی میں کھڑا ہوں۔ میرے پیچھے وہ مخلوق کھڑی ہے۔ وہ میرے قریب آئی اور اس نے اپنی لمبی انگلیوں والے ہاتھ سے میرا گلا پکڑ لیا۔ میں چیختے چیختے اٹھ گیا۔ میرا سانس پھول گیا تھا۔ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی، لیکن کمرے کی دیوار پر واقعی ہی لمبی انگلیوں کے نشان بنے ہوئے تھے اور دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اگلی صبح میں ہوٹل سے نکل کر ماؤنٹینز کے اندر چلا گیا۔ اب سفر زیادہ مشکل ہو چکا تھا۔ سڑک پتلی، ایک طرف کھائی اور دوسری طرف پہاڑ۔ بائک چلتے وقت لگتا تھا جیسے ذرا سی غلطی ہوئی تو سیدھا نیچے گر جاؤں گا۔ لیکن زیادہ خوف سڑک کا نہیں تھا، میرے پیچھے کرنے والا اس سائے کا تھا۔ بائک چلاتے چلاتے کافی ٹائم ہو گیا تھا اور پھر اچانک سے مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ وہ آواز میرے ایک دوست کی تھی۔ میں نے رک کر پیچھے دیکھا تو پیچھے وہی سایہ کھڑا تھا۔ اس سائے نے مجھے دھکا دے دیا اور اس کے بعد مجھے کچھ نہیں یاد کہ کیا ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک گھر میں تھا۔ وہاں ایک بابا جی تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں یہاں کیسے آیا، تو انہوں نے بتایا کہ میں انہیں کھائی میں بے ہوش ملا تھا۔ میری بائک بالکل تباہ ہو چکی تھی اور میں اس وقت بری حالت میں تھا۔ مجھے کافی چوٹیں آئی تھیں اور اس وقت میرا جسم بہت زیادہ درد کر رہا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں بہت مشکل سے بچا ہوں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر فون کیا۔ میرے گھر والوں نے آ کر مجھے وہاں سے لے گئے اور اس کے بعد میں نے کبھی کوئی سولو ٹرپ نہیں کیا۔ یہ واقعہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے یہ واقعہ کسی کو بھی نہیں بتایا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی یہی بتایا تھا کہ میرا بیلنس آؤٹ ہو گیا تھا اور میں کھائی میں گر گیا۔ تو یہ تھی آج کی سٹوری۔ ایسی مزید سٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور سٹوری کے بارے میں کمنٹ کریں۔ اور میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ جو بیک گراؤنڈ میں ساؤنڈ آپ کو سنائی دے رہی ہیں، کچھ اریٹیٹنگ ساؤنڈز، ان کو اگنور کریں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے کوالٹی کنٹینٹ کریٹ کروں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔